नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज से हम स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालाँकि इसकी शुरुआत मैंने पहले ही कर दी थी, इसके 2 चैप्टर्स मैं आपको पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन किन्हीं कारणवश इसको बीच में मैंने रोक दिया था। आप में से काफ़ी सारे मित्रों के सुझाव आए, कमेंट्स आए कि स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की इस बुक को यहाँ से कवर कराया जाए, तो मैं फिर दोबारा से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 चैप्टर्स इसके हमने स्टार्टिंग के कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा वाला जो चैप्टर था द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी भारत में यूरोपियों का आगमन, ये चैप्टर भी लगभग समाप्त हो चुका था। इसका लास्ट पार्ट बचा है जिसको आज इसके वीडियो में हम यहाँ से कवर करेंगे। और ये जो बुक है आपको पता है स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये काफ़ी लेंदी बुक है, काफ़ी बड़ी बुक है, तो ऐसा भी नहीं है कि इसको हम महीनों तक इसको हम यहाँ से चलाते रहेंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि 15 से 20 दिन के अंतर्गत मिनिमम 15 डेज़ मैक्सिमम 20 डेज़ 15 से 20 दिन के अंतराल में मैं इसको यहाँ से कवर करा दूंगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि केवल स्पेक्ट्रम ही नहीं, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशली हम यूपी पीसीएस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो यूपी पीसीएस के लिए भी आप स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ते ही होंगे, आपके पास भी होंगी। तो जिन्होंने पढ़ ली हैं अच्छी बात है, वो रिवीजन कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं उनके लिए एक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक को इस चैनल के माध्यम से कवर कराऊंगा। और अगर आप कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चैनल की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा मटेरियल जो है आपके लिए पहले से ही रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जैसे एनसीईआरटीज़ वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ लिया है, हमने डचों के बारे में पढ़ लिया है, ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के बारे में भी हमने पढ़ लिया, फ्रांसीसियों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पूरा जो ये चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन, इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से मत देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। भारत में यूरोपियों का आगमन स्पेक्ट्रम बुक का तीसरा अध्याय है, और इस अध्याय का अंतिम पार्ट आज हम पढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें हम डेंस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। हालांकि इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से पूछी भी नहीं जाती हैं, लेकिन आज का मुख्य ये छोटा वीडियो होगा, और इसका आज का जो मुख्य टॉपिक होगा वो ये होगा। काफ़ी सारे यूरोपीय भारत में व्यापार करने के लिए आए, जिसमें पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, ब्रिटिश भी थे, डेनिस भी थे, ठीक है, फ्रांसीसी भी थे। लेकिन अंततः अंग्रेज़ों ने खुद को अपने जो भी अन्य प्रतिद्वंदी थे उनके तुलना में खुद को श्रेष्ठ साबित किया और भारत में काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज सफल क्यों हुए, उसके कारण क्या थे, ये हमारा आज का मेन टॉपिक होगा। तो इस पर आने से पहले थोड़ा सा हम डेन्स के बारे में जान लेते हैं। जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1616 ईस्वी में, और इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी सर, वो लगाई थी त्रैंकोबर यानी तमिलनाडु में। आज का जो तमिलनाडु है त्रैंकोबर उसको कहा जाता था। उस टाइम पे 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री त्रैंकोबर, तमिलनाडु के त्रैंकोबर में जो है डेन्स लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको यहाँ से थीम समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा कि आप फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बड़ी दिक्कत रहती है हिस्ट्री की डेट्स वगैरह और जो इवेंट वगैरह होती हैं उनको याद करने में। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हमें चीज़ें, इतने सारे फैक्ट्स हम याद नहीं कर पा रहे हैं। तो फैक्ट्स याद करने पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है कहानी समझने में। अब किताब आपके पास भी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये एक प्रश्न बनता है कि आपको यहाँ से क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों ये स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। तो इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि मैं पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से कराऊंगा। मतलब एक फ्लो आपके सामने यहाँ से बन करके आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि चीज़ें कहीं कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कहाँ से कोई चीज़ आ गई। मैं पूरी बुक का एक फ्लो आपके लिए बना दूंगा, यानी पूरी बुक आपको एक कहानी की तरह लगेगी। पूरी बुक आपको एक स्टोरी की तरह लगेगी। तो वो स्टोरी आपको याद रखनी है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से घटित होती चली गई, एक उसका फ्लो जो है वो आपको याद रखना है। फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं थोड़ा सा समय, ये 5-7 मिनट आपके इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, तो किसको पढ़ना कैसे वो या इसको देखना कैसे वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे फिर चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, फैक्ट्स पे फोकस नहीं करना है, केवल थीम पे ध्यान देना है। घटनाओं के क्रमिक रूप से जो घटित होने की प्रक्रिया है उस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक स्टोरी फॉर्म में इसको याद रखना है। फैक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि
कोई भी बुक, यानी आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सोच रहे हो कि एक बार हमने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हमने एक बार पढ़ ली और उसको एक बार पढ़ने के बाद में हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर देंगे, तो ये असंभव बात है। आपको बुक बार बार पढ़नी पड़ेगी। लेकिन बुक पढ़ने का तरीका अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप फिर अपने आप पढ़ते रहेंगे अपने रूम में बैठे हुए, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थीम पूरी आपको समझ में आ चुकी होगी। पूरी जो एक कहानी है किसी भी चीज़ की, वो आपके दिमाग में सेव हो चुकी होती। और जब आप रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, तो फैक्ट्स अपने आप याद हो जाएंगे। मतलब ये सोच करके याद नहीं करने कि आज हम फैक्ट्स याद करने बैठे हैं, ऐसे आप कभी याद नहीं कर पाओगे। आप जब बार बार रिवीजन करोगे चीज़ों का, तो फैक्ट्स अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा फैक्ट आपके दिमाग में कब सेव होने लग जाएंगे। ठीक है। तो डेन्स थे। डेन्स 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसके बाद में 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे? त्रैंकोबर, तमिलनाडु में। इसके अलावा ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है कि जो डेन्स थे, इन्होंने अपना जो मुख्यालय था वो कहाँ पे स्थापित किया था। मुख्यालय या मुख्य व्यापारिक बस्ती बोल सकते हैं। तो इन्होंने कलकत्ता के श्रीरामपुर में अपना जो है मुख्यालय या मुख्य जो व्यापारिक बस्ती थी उसकी स्थापना की थी। इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा नहीं है उस एरा में, तो और बहुत ज़्यादा ये सफल भी नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी जो भी वाणिज्यिक अवस्थापनाएं थी, जो भी इन्होंने यहाँ पर स्थापनाएं करी थी अपने व्यापारिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए, वो ये सारी ब्रिटिश कंपनी को बेच करके चले गए थे। ठीक है। और डेन्स जो थे, ये बहुत ज़्यादा इसलिए सफल नहीं हो पाए व्यापारिक गतिविधियों में कि उनका इनका जो फोकस रहता था वो व्यापारिक गतिविधियों से ज़्यादा कहाँ रहता था, मिशनरी गतिविधियों में, मिशनरी एक्टिविटीज़ में। यानी अपने धर्म या ईसाइयत के प्रचार प्रसार में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया और व्यापारिक गतिविधियों में इन्होंने कम ध्यान दिया। तो इस वजह से ये अपने जो भी प्रतिद्वंदी थे उनसे मुकाबला नहीं कर पाए और ज़्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रहे। और बहुत ज़्यादा इनका रोल भी हमको इस एरा में, यानी जो हम पढ़ते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन, इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ से देखते हैं अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या रहे। भाई यूरोपीय शक्तियां तो काफ़ी सारी आई, ठीक है। पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेन्स आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। ये सारे लोग जो है भारत में व्यापारिक दृष्टि से अपने पैर जमाने के लिए आए थे। लेकिन यूरोपीय में सबसे ज़्यादा जो सफलता मिली इस काम को करने में, वो अंग्रेज़ों को मिली। तो उनकी सफलता के पीछे कारण क्या थे, उनको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये था कि जो व्यापारिक कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी संरचना और प्रकृति, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये पूरी तरीके से एक व्यापारिक कंपनी थी। इसका फोकस ही ये था कि हमको व्यापार करना है। और इसके साथ साथ दूसरा प्रमुख मुद्दा ये था कि जो ब्रिटेन की सरकार थी, उसका इस पर कंट्रोल और इसके कामों में इंटरफियर बहुत कम होता था। यानी ये अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थी। और ये कब तक स्वतंत्र रही? जब तक आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति होती है, T-57 का जो रिवॉल्ट होता है, उसके बाद में कुछ चीज़ें जो है ब्रिटेन को बदलनी पड़ी थी। 1858 का अधिनियम आया था और उस अधिनियम के तहत कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, है ना। और डायरेक्ट जो भारत का शासन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया था। यानी ब्रिटेन की जो भी राजा होते थे उसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो शासन था वो भारत का आ गया था। तो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से व्यापारिक कंपनी थी जब ये भारत में आई, और सरकार की जो भी नीतियां थी उनका नियंत्रण बहुत कम था इसके ऊपर। सरकार इसके कामों में हस्तक्षेप भी बहुत कम करती थी। इन्होंने फ्री होकर के जो है भारत में अपने जो भी व्यापारिक उद्देश्य थे उनकी पूर्ति के लिए काम किया। तो सबसे पहला कारण तो ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बिल्कुल फ्री हैंड तरीके से काम किया। ये जो है निदेशक मंडल के द्वारा नियंत्रित की जाती थी और वार्षिक रूप से इसके जो मेंबर्स होते थे इनका चुनाव किया जाता था। इसके विपरीत जैसे हम फ्रांस की कंपनी की बात करें या पुर्तगाल की कंपनी की बात करें तो ये राज्य के स्वामित्वाधीन थी। ठीक है। ये मुख्य कारण हो सकता है पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से व्यापारिक कंपनी थी, सरकार का नियंत्रण कम था, सरकार इसके कामों में हस्तक्षेप बहुत कम करती थी। और उधर फ्रांस की, विशेष रूप से फ्रांस और पुर्तगालियों में से हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जो कंपनी थी, इस कंपनी में 60% से ज़्यादा शेयर अकेले फ्रांस के राजा के थे। ठीक है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांस की जो कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, उस पर फ्रांस का बहुत ज़्यादा नियंत्रण रहता था। उसमें जो भी काम वो करते थे उनमें हस्तक्षेप भी उनके द्वारा किया जाता था। तो इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको इन अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में ज़्यादा सफलता मिली। दूसरा कारण है नौसैनिक सर्वोच्चता। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से दक्ष नौसेना के महत्व को समझा।
उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हमको भारत के तटीय क्षेत्रों को कंट्रोल करना है, ठीक है? तटीय क्षेत्रों को कंट्रोल करने से मतलब है कि भाई उस टाइम पर बहुत सारे यूरोपीय भारत में अपना व्यापार जमाने के लिए उत्सुक थे। तो जब तटीय क्षेत्रों या सामुद्रिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करके रखेंगे तो किसी और को वो एंटर ही नहीं करने देंगे। तो अंग्रेज़ों ने इस बात को समझा कि अगर हमको भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करना है, अपना आधिपत्य कायम करना है, तो हमको एक दक्ष नौसेना की आवश्यकता होगी। ठीक है? तो इन्होंने इस महत्व को समझा और अपने जहाजी बेड़ों को प्रौद्योगिकीय रूप से बहुत बेहतर बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा ब्रिटेन की जो रॉयल नेवी थी, न केवल ये अन्य यूरोपीय कंपनियों या अन्य यूरोपियों से साइज में बड़ी थी, यानी इसका आकार तो बड़ा ही था, लेकिन इसके साथ-साथ ये अपने टाइम की सबसे एडवांस्ड नेवी थी। ठीक है? ब्रिटेन की जो नेवी थी, अपने टाइम की सबसे एडवांस्ड नेवी थी। तो दूसरा कारण आपका ये था। तीसरा कारण था औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो थी, औद्योगिक क्रांति जो थी, ये अन्य देशों में देर से पहुंची। अन्य देशों में देर से पहुंची। शुरुआत इसकी इंग्लैंड से हो गई। अन्य देशों में इस औद्योगिक क्रांति को पहुंचने में समय लगा। तो इंग्लैंड जो है अपना आधिपत्य बनाए रखने में सक्षम हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था तो बहुत सारी नई नई चीज़ों की खोज हो रही थी। सूत कताई की मशीन हो गया, भाप का इंजन हो गया, मशीन करघे हो गए, इनकी खोज जो है हो चुकी थी और इनका प्रयोग जो ब्रिटिश लोग थे वो भली भांति समझ गए थे। इनकी आने वाले समय में क्या उपयोगिता हो सकती, इसके बारे में इनको जो है आइडिया लग गया था। इस वजह से ब्रिटेन को अन्य यूरोपियों की तुलना में इसका ज़्यादा लाभ मिला। इसके बाद में आता है सैन्य कौशल और अनुशासन। अन्य यूरोपियों की तुलना में ब्रिटिश लोगों का जो सैन्य कौशल था और इनकी जो भी सेना हुआ करती थी उसमें डिसिप्लिन जो था वो उच्च कोटि का था। इसके बाद में अगला कारण आता है ब्रिटेन में स्थायी सरकार का होना। 1688 की अगर गौरवपूर्ण क्रांति को अपवाद मान करके एक साइड में रख दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में ज़्यादातर समय तक एक दक्ष राजशाही और राजतंत्र के साथ में एक स्टेबल गवर्नमेंट रही। और इस बात को आप भली भांति रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी देश की गवर्नमेंट कैसी है, स्टेबल है, स्थायी सरकार है, तो उसको डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक सीधा सा एग्जाम्पल आप अपने देश का भी ले सकते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से देश में शासन कर रही है। तो जब भी इनको कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो तुरंत ले लेते हैं। ये स्थायी सरकार की विशेषता होती है। इसके अलावा जो यूरोपीय कंपनियां थीं या अंग्रेज थे, वो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब ये आए थे तो उनका फोकस सिर्फ पैसा कमाना था, ज़्यादा से ज़्यादा धन का अर्जन था। अन्य जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनके मोटिव में कहीं न कहीं पैसा कमाने के साथ-साथ एक चीज़ और थी, ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना। तो धर्म के प्रति या रिलीजन के प्रति इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखाया। पूरा का पूरा ध्यान अपना सिर्फ़ किस पे लगाया, व्यापारिक गतिविधियों पर लगाया। इस वजह से कहीं न कहीं ये खुद को सर्वोच्च स्थापित करने में कामयाब हो सके। और सबसे अंत में जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है ऋण बाज़ार का उपयोग। ठीक है? ऋण बाज़ार का उपयोग किस तरीके से यूरोपीय कंपनी के द्वारा किया गया या ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक, सबसे पहला सेंट्रल बैंक जो है इसी टाइम पे स्थापित होता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है? और ब्रिटेन के जो भी प्रतिद्वंदी देश थे उन पर एक अच्छा रिटर्न का वादा करने के लिए मुद्रा बाजारों में सरकारी ऋण बेचने के लिए जो है इस बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिन्होंने कहीं न कहीं अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज़ों को भारत में अपने व्यापारिक जो भी मंसूबे थे उनमें अधिक सफलता प्रदान की। तो इसी वीडियो के साथ में आपका जो भारत में यूरोपियों का आगमन वाला चैप्टर है वो यहाँ से समाप्त हो गया। इसके बाद में हम आज ही, ठीक है, मैं पर डे आपको स्पेक्ट्रम के कम से कम 3 वीडियोज़ यहाँ से प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो ये यूरोपियों के आगमन वाला चैप्टर यहाँ से समाप्त हो गया। 4th चैप्टर हम आज ही स्टार्ट करेंगे और 4th चैप्टर होगा, मेनली उसका जो टाइटल है वो है कि ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी? ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी उसको करेंगे। ठीक है? तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और जैसा कि मैंने आपसे कहा है 15 से 20 दिन के अ, टाइम में मैं इस पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम की बुक को आपको कवर करा दूँगा। इसके साथ-साथ यहाँ से और भी जो स्टैंडर्ड बुक होंगी उनको भी आपको कवर कराया जाएगा। तो अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।